विधेयक 2025 पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, जब यह विधेयक अगस्त 2024 में आया था तो उस वक्त सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही मंत्रिमंडल में रहते हुए ये कहा था कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए इस बिल को किसी समिति को भेजा जाए ताकि इस पे सभी प्रभावित पक्षों के राय को विचार को जाना जाए। इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय संगत व्यवस्था को स्थापित करना है। और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि वक्फ करने की जो 3 कंडीशंस हैं उसमें रिलीजियस और पायस, परमानेंट डेडिकेशन और लेजिटिमेट ओनरशिप होना जरूरी है। लेकिन जब वक्फ पे विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाता है तो सिर्फ धार्मिक पक्ष को लेकर के ही विरोध किया जाता है। धार्मिक पक्ष के अलावा भी वक्फ प्रबंधन का एक आर्थिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, एक विधिक लॉ का पक्ष है और एक प्रशासनिक पक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक के विरोध में हमेशा विपक्ष धार्मिक पक्ष को ही उठा करके, डरा करके, लोगों को बता करके कि आपका दरगाह चला जाएगा, आपके मस्जिद चले जाएंगे, इसी को उठाता है ताकि उनका वोट बैंक हमेशा उनके पास बना रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट स्वयं यह कहती है कि मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष इन वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक षड्यंत्र और उनके प्रायोजित नैरेटिव पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। नहीं तो अध्यक्ष महोदय मुझे बताया जाए कि क्या बात है कि सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ की संपत्तियां हैं, वहां पर संपत्ति से आय एक साल में 42 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन यहां सच्चर कमेटी के हिसाब से जहां 5 लाख की वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद आय सिर्फ 163 करोड़ होती है। आखिर कहीं तो कुछ न कुछ कमी है। इस सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विश्व के कई देश ने समय रहते वक्फ के व्यवस्था में आवश्यक प्रशासनिक सुधार किए हैं। और इसे समझने के लिए अगर हम 19वीं और 20वीं सदी में कुछ देशों के उदाहरण को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तुर्की में 1925 में लगभग 3/4 जमीन, खेती की जमीन वक्फ के नाम थी। अल्जीरिया में लगभग आधी से अधिक खेती योग्य भूमि वक्फ के नाम थी। ट्यूनीशिया में भी लगभग 1/3 और मिस्र में 1/8 भाग वक्फ के नाम था। इन्हीं शासन व्यवस्थाओं ने जब इस बात की गहन मूल्यांकन की इसके बारे में छानबीन की तो उनको पता चला कि ये अचल संपत्तियां ऐसी प्रकृति की बन चुकी हैं जहां से किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक उत्पादक भागीदारी उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये संपत्तियां उस देश के आर्थिक विकास में अवरोधक रही हैं और उन वंचित वर्गों को भी लाभ नहीं दे रही हैं जिनके लिए इनका संगठन किया गया था। इसीलिए इसका समाधान निकालने के लिए तुर्की ने 1925 में सामाजिक, प्रशासनिक और संवैधानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वक्फ मंत्रालय का पुनर्गठन किया था। मिस्र में भी समय के आवश्यकता अनुसार वक्फ की संपत्तियों को राज्य प्रशासन के अंतर्गत लाया गया था। इन निर्णयों को संबंधित देशों ने उस समय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक और उपयुक्त माना था। अध्यक्ष महोदय, यही सवाल आज हमें भी जानना है, हमें पूछना है, क्या भारत जैसे उदयमान होते हुए राष्ट्र को ऐसी समस्याओं के बारे में नीतिगत रूप से चर्चा नहीं करनी चाहिए और चर्चा करके उन समस्याओं के बारे में कैसे हम इसे आगे लेकर चले, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन मुस्लिम देशों की तरह हमें कोई कठोर या क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए, लेकिन ईमानदार प्रयास हमारी तरफ से बहुत जरूरी है ताकि मुस्लिम समाज में
जिसको हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी आगे लेकर के चलना चाहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो दलित मुसलमान हो, चाहे अंसारी मुसलमान हो, राई मुसलमान हो, जुलाहा या पसमानदा मुसलमान हो, उनके जो मुख्य धारा में पीछे छूट जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अल्लाह की रहमत ही नहीं, सरकार के योगदान के मदद की भी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासनकाल में भी अलग अलग समय पर वक्फ के बिल लाए गए, लेकिन यथार्थ यह है कि उनके शासनकाल में जिस तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही में लगातार कमी हुई है, इसके चलते अनेक भ्रष्टाचार के उदाहरण पहले भी माननीय सदस्यों ने बताए हैं, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जब ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो प्रशासनिक सुधारों को व्यवहारिक तरीके से लागू करने का प्रयास करती है, लेकिन जब विपक्ष में होती है तो वही पार्टी संवेदनशील मुद्दों को, जन भावना को उभारने का और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बिल पर बोलते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस संवैधानिक सोच की भी याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और सम्मानित राष्ट्र के रूप में परिकल्पना किया था और यह कहा था कि राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है, मगर धर्म की आड़ में कोई भी संस्था कानून के ऊपर नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अति सम्मान पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के मुद्दे पर जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विरोध में फतवा लाया गया, अभी आपने भी सुना होगा समाचार पत्र के माध्यम से, तो उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि आप लोगों को उस पुत्र से शिकायत है जिसके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बनाने के लिए अपनी पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था, लेकिन आज जब वक्फ का बिल आया है, आपके समाज के लिए बिल आया है, तब आप उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने उस वक्त मुस्लिम मुख्यमंत्री का विरोध किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को यह कहकर के समाप्त करना चाहूंगा, और जैसे पहले भी कहा गया था कि बिहार में इस वक्त पिता पुत्र में गजब विडंबना बनी हुई है। पिता ने इसी लोकसभा के सदन में कहा था 2010 में कि हमें भी पता है कि पटना में कितनी सारी संपत्तियां वक्फ के पास हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है कि हम वक्फ का बिल आने नहीं देंगे, इसको बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि यह बिल किसी धर्म और धार्मिक समुदाय के विरुद्ध नहीं है, उसमें संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, समाज सेवा के लिए है, परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मैं इस सम्मानीय सदन में विनम्रता पूर्वक इस विधायक के समर्थन में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समर्थन करके इस सदन में व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रहित, समाज हित और धर्म की वास्तविक गरिमा की रक्षा के लिए अपनी भागीदारी अपनी पार्टी की तरफ से सुरक्षित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।